नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हेगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली। हेगल एक आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं और उन्होंने आदर्शवादी सिद्धांत के माध्यम से ये समझाने की चेष्टा की कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और राज्य के माध्यम से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है। प्रोफेसर सेबाइन के अनुसार हेगल की राजनैतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है। एक तो है द्वंद्वात्मक प्रणाली, दूसरा है राष्ट्रीय राज्य की आदर्श स्वरूप। हेगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति कभी भी सीधे तरीके से संभव नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि संघर्ष में जीवन के बावजूद टेढ़ी-मेढ़ी अवस्थाओं को पार करते हुए व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर होता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। हेगल द्वंद्व की इस प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करते हुए कहता है, सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप होता है जिसको थीसिस यानी वाद कहते हैं। उस मौलिक रूप के विकास की जब प्रक्रिया शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है, यानी वो विकसित रूप में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में सामने आता है और उस विपरीत परिस्थिति को प्रतिवाद का नाम दिया गया है। और इसके बाद हेगल कहता है ज्यों-ज्यों आगे प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन प्रक्रियाओं का विकास जारी रहता है। जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती जाती हैं और एक नया रूप हमारे सामने आता है, वो होता है संवाद। यानी विकसित रूप जो हमारे सामने आया उसको कहते हैं संवाद। तो मौलिक रूप और विपरीत अवस्था का जो रूप है उनको समन्वित किया जाए तो हमारे सामने संवाद की स्थिति आती है। और कहते हैं एक समय पश्चात हेगल का मानना है कि जो संवाद की स्थिति है वह पुनः अपने मौलिक रूप में आ जाती है। इसको समझाते हुए हेगल ने अपने तर्क दिए, अपने विचार दिए। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हेगल समाज में राज्य के विकास को निर्धारित करता है। वो कहता पहले यूनानी राज्य थे, बाद में धर्म राज्य आए और उसके बाद राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। यानी कला और धर्म में आपस में जो वाद प्रतिवाद की स्थिति हुई और संवाद के रूप में दर्शन हमारे सामने आया। दर्शन माने होता है विचारधारा, दर्शन माने होता है सिद्धांत। जैसे हम कहें गांधी दर्शन, गांधीवाद तो गांधी जी के सिद्धांत, मार्क्सवाद माने मार्क्स के सिद्धांत। दर्शन माने फिलोसफी, दर्शन माने विचारधारा, दर्शन माने सिद्धांत और कार्यक्रम। अब हम पढ़ रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता। विशेषता यह बताई गई कि यह स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित स्थिति है। इसी आधार पर यह निरंतर प्रगति करती है या प्रगतिगामी अवस्था है। मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है और यह विवेकपूर्ण विश्वात्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं वो सिद्धांत हेगल का है और हेगल ने अपने विचारों को इस तरह से अभिव्यक्त किया। हेगल के अनुसार प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व या संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का माध्यम है। यानी जो विकास होता है उसके पीछे संघर्ष जरूर होता है, द्वंद्व जरूर होता है। हेगल का मानना है संघर्ष की इस समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त है। विचार ही पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित और निर्धारित करता है, ऐसा हेगल का मानना है।
हेगल का दृष्टिकोण अपने जगह पर सही हो सकता है, लेकिन आलोचक इसे आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। हेगल में इस पद्धति को मनमाने ढंग से अपनाया और खींचतान करके ऐसे तथ्यों पर लागू करने की चेष्टा की जिस पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, यानी आलोचक ऐसा कह रहे हैं। इस पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध को निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है, यानी विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है। हेगल ने अपनी पुस्तक सीक्रेट ऑफ फिलोसफी में शक्ति या प्रतिपादन करते हुए कहा, कला, धर्म और दर्शन, वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति है। कला, धर्म और दर्शन वाद, प्रतिवाद और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा हेगल का कहना। किंतु यह नहीं बताया कि कला और धर्म परस्पर विरोधी कैसे हो सकते। धर्म माने धारण करना, कला माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी कह सकते हैं, और धर्म माने हम आस्था निष्ठा से भी जोड़कर देख सकते हैं, कर्तव्य परायणता से भी देख सकते हैं। उसमें समन्वय या उनमें समन्वय से दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता है, हेगल ने यह बताने की चेष्टा नहीं की। इस पद्धति में वैज्ञानिकता का नितांत अभाव है और वेपर लिखते हैं, हेगल की यह पद्धति सिर्फ नाम मात्र के लिए ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसका विकास विज्ञान के बगीचे में नहीं वरन प्रशिया के शासन की दास्ता से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का तात्पर्य होता है टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, या जैसे हम बोलते हैं आज का युग वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेखक वाद, प्रतिवाद और संवाद तो समझा रहा है, लेकिन जो संघर्ष के पहलू बता रहा है, कला और धर्म में संघर्ष होता है तो दर्शन उत्पन्न होता है, और इसके जो द्वंद्व प्रणाली का जो मूल बेसिक मैटर है वो चेतना और आत्मा से जुड़ा हुआ है। आगे चलकर हेगल ने इसके सिद्धांत की आलोचना की, और आलोचना भी इस आधार पर की कि जब आत्मा को देखा नहीं जा सकता तो उसके डेवलपमेंट को कैसे समझाया जा सकता। वो अपने हिसाब से उसकी आलोचना करते हैं। तो लेखक ने आलोचना करते वक्त इन पहलुओं को ध्यान में रखा। फिर है वेपर लिखते हैं, जिस प्रकार 18वीं सदी में प्राकृतिक कानून के सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय था कि इससे सब मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार पहले ही स्वीकार किए गए न्याय संबंधी सिद्धांतों को सिद्ध कर सकते थे, यानी परिकल्पनात्मक पद्धति का सहारा लिया गया। उसी प्रकार 19वीं सदी 20वीं सदी में द्वंद्वात्मक पद्धति ने विचारकों को इस बात की सुविधा प्रदान की कि वे इस आधार पर राज्य के संबंध में मनचाहे सिद्धांत निकाल सकें। कैटलिन ने इसका मनोरंजक बौद्धिक अभ्यास कहकर उपहास किया, यानी लेखक आलोचना कर रहे हैं। कोई इसे काल्पनिक बता रहा है, कोई इसे अव्यवहारिक बता रहा है, कोई इसे वैज्ञानिकता से दूर बता रहा है। फिर लेखक रसेल के अनुसार बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इस प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। यानी बेसिक जो बातें हैं वो हेगल के द्वंद्व में ये देखने को मिली कि वो मानव के मनोवेग से जुड़ी हुई। और लेखक जो हैं, आलोचक जो हैं, वो ऐसा कहते हैं मानव मनोवेग का पुतला है, यानी वो स्थिर नहीं हो सकता, वो बदलता रहता है, वो आवश्यकता के अनुरूप अपने विचार में भी बदलाव ले आता है, मन स्थिति में भी बदलाव ले आता है। तो जिसके बारे में फिक्स रूप से, स्थायी रूप से, तटस्थ रूप से
कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन। फिर भी लेखक अपनी बात पर अडिग है और उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। ये दर्शन, विचारधारा, कला, धर्म, वाद, प्रतिवाद, संवाद, हम आगे चलकर जब पदार्थ के आधार पर इसे समझाते हैं तो इसमें हमने जैसे वाद में पहला पॉइंट लेते हैं हम जौ का दाना, बीज लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का दाना, जौ का दाना, ये पहली अवस्था। अगर हम इसको बीज देते हैं तो बीजने के बाद जो अवस्था है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यानी सड़ जाएगी, गल जाएगी, पानी की नमी से, गर्मी से, खाद से। फिर उसकी एक नई अवस्था सामने आती है, वो अंकुरित पौधे के रूप में। फिर उसको पृथ्वी के ऊपर आने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। तेज़ धूप है, तेज़ ठंड है, लू के थपेड़े हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक, उन सबको झेलना पड़ता है। फिर इसके बाद संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, और उसके बाद पेड़ का रूप ग्रहण करते हैं, यानी संघर्षशील समय व्यतीत करने के बाद पेड़ की अवस्था आती है। पेड़ पर जो फल लगते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज पुनः अपने मौलिक रूप में आ जाते हैं। तो ये तो हमने पदार्थ के माध्यम से समझाया। इसीलिए तो मार्क्स ने कहा हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत सिर के बल खड़ा है, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स भी एक वैज्ञानिक विचारक हैं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट बताते हैं वो पदार्थ के माध्यम से बताते हैं। यहाँ जो डेवलपमेंट बताया जा रहा है आत्मा और चेतना के माध्यम से बताया जा रहा है। तो लेखक के अपने विचार हैं और उसकी अमूल्यता है। आलोचक अपने आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। सिद्धांत और कार्यक्रम जब हमारे सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आलोचनाएं भी होती हैं और फिर विश्लेषण के रूप में कुछ न कुछ खूबियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, यानी निचोड़ हमारे सामने आ जाता है, जो निश्चित रूप से राजनैतिक चिंतन को बहुत बड़ी एक देन के रूप में स्वीकार किया जाता है या मान्यता मिल जाती है।